हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 9th चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और आज का हमारा टॉपिक है ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। साथ ही साथ हम सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, नियंत्रित एवं सूक्ष्म जीवों से मुक्त परिस्थितियों में यानी निर्जर्म भी इसको कहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई जर्म ना हो, सूक्ष्म जीव मुक्त परिस्थितियों में एक्सप्लांट यानी पौधे का कोई भी हिस्सा, चाहे वो कोशिका हो सकती है, ऊतक हो सकता है या कोई टुकड़ा हो सकता है, को एक पोषक माध्यम में इन विट्रो कल्चर करना यानी संवर्धन करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। ऊतक संवर्धन में कृतोत्तक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सप्लांट से समझिए। कृतोत्तक थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड करता है। एक्सप्लांट के रूप में किसी पादप की एक कोशिका ले सकते हैं, ऊतक ले सकते हैं या फिर कोई अंग ले सकते हैं। सजीव की कोशिकाओं में वे सभी जीन होते हैं जो एक संपूर्ण जीव के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सजीव की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी एक कोशिका से पूरा अंग या जीव बन सकता है। तो इस क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। पादप कोशिकाओं की इसी क्षमता यानी टोटिपोटेंसी का उपयोग करके पादप प्रजनन किया जाता है। यानी ऊतक संवर्धन द्वारा कोशिका, ऊतक या किसी अंग द्वारा अनेकों पादप बहुत कम समय में उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। यानी माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? ऊतक संवर्धन द्वारा अनेक पादप बहुत कम समय में उत्पन्न करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा जो पादप उत्पन्न होते हैं वह आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं और अपने मूल पादप के समान होते हैं। मूल पादप कौन होगा? जिससे हमने एक्सप्लांट लिया, यानी जिसका एक हिस्सा लिया है और उससे फिर पूरे पौधे विकसित किए गए हैं, यानी वो मूल पादप हुआ, उसके सब समान होते हैं, तो उसे हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। बच्चों, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है यानी ऊतक संवर्धन तकनीक है, उसकी उद्देश्य क्या क्या है? ठीक है, रोग रहित पादप उत्पन्न करना। रोग रहित पादप कैसे उत्पन्न होंगे? बच्चों, जो हमारा विभज्योतक होता है ना, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, विभज्योतक होता है वो किसी भी रोग से फ्री होता है। जब हम विभज्योतक की कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं, कल्चर करते हैं, तो उसे विभज्योतकी ऊतक संवर्धन कहते हैं। दूसरा, पादप संख्या में वृद्धि किसके द्वारा? सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा। दूरस्थ संकरण जीवद्रव्य संलयन के द्वारा, यानी दो विभिन्न जातियों के जीवद्रव्य को मिलाना दूरस्थ संकरण कहलाता है। कैसे मिलेगा? जब उनके जीवद्रव्य को मिला देंगे। अगुणित पादपों का निर्माण कैसे करेंगे? पराग कोश या पराग कण का जब हम संवर्धन करेंगे तो अगुणित पादप का निर्माण होगा। त्रिगुणित पादप बनाना, जब भ्रूण पोष का संवर्धन करेंगे। आपको पता है भ्रूण पोष 3n होता है, यानी त्रिगुणित होता है। जब उसका संवर्धन करेंगे तो यानी भ्रूण पोष की कोशिकाओं से जब हम बना देंगे तो पादप कैसा हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सप्लांट, जो मूल पादप होता है जिससे हमने एक्सप्लांट लिया होता है, या जैसे जहां से हमने सेल ली होती है, उसी के जैसे सब होते हैं। सुप्तावस्था समाप्त करना कैसे होगा? भ्रूण संवर्धन के द्वारा सुप्तावस्था खत्म की जा सकती है। या वांछित लक्षणों वाले पादप बनाना कैसे? आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। अब ऊतक संवर्धन की विधि के स्टेप्स क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले जिन पात्रों में हम कल्चर करते हैं उनकी धुलाई करते हैं और उनका रखरखाव करते हैं, साफ सफाई करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें निर्जर्मीकरण करना, यानी उसको स्टरलाइज करना, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद संवर्धन माध्यम बनाना, मीडियम बनाना। मीडियम क्या होता है? जिसमें वो उस सेल को हम ग्रो कराएंगे,
या उस एक्सप्लांट सेल, टिश्यू, ऊतक, अंग जिसको हम उसमें ग्रो कराएंगे उसे हम संवर्धन माध्यम कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सुक्रोज, अकार्बनिक लवण, विटामिन, वृद्धि नियंत्रक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और अमीनो अम्ल आदि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिससे मीडियम बनता है। इसी से वो अपना पोषण लेता है। कौन? ग्रो करेंगे जिसको हम, ठीक है, वो कोशिका या फिर जो ऊतक है जिसे हम कल्चर कर रहे हैं वो इसी माध्यम में ग्रो करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सप्लांट प्राप्त करेंगे। एक्सप्लांट, प्लांट से मत समझिएगा। एक्सप्लांट क्या होता है? वो हिस्सा या टुकड़ा किसी पादप का जिसको हमने कल्चर करना है। अगला स्टेप है संवर्धन माध्यम और एक्सप्लांट को कीटाणु मुक्त करना। उसके बाद हम कल्चर को, जो हमारा मीडियम है, उसको भी स्टेलाइज करेंगे और जो एक्सप्लांट हमने लिया है उसको भी कीटाणु मुक्त करेंगे। इसके बाद हम इस एक्सप्लांट को मीडियम में रख देंगे, उस माध्यम में रख देंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी संवर्धन की क्रिया होगी यानी कल्चर की जो क्रिया होगी उसका हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे और उसको नोट करते रहेंगे। संवर्धन के दौरान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने की संभावना को समाप्त करने के लिए प्रयोगशाला उपकरण, संवर्धन माध्यम तथा जो व्यक्ति संवर्धन कर रहा है उसके हाथ निर्जर्मीकृत होने चाहिए, यानी स्टरलाइजेशन इसका मेन पॉइंट है। कीटाणु मुक्त करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लांट जो होता है उससे कैलस बनता है, कैलस के बाद ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन्स के बाद प्लांटलेट्स बनता है, यानी छोटे छोटे पादप बनते हैं। टिश्यू कल्चर से रोग रहित पादप तैयार किए जाते हैं। विभाज्योतक जो होता है रोगाणु रहित होता है और इसके द्वारा केले और गन्ने के रोग मुक्त पादप बनाए गए हैं जिनसे पोटैटो वायरस से भी इस टिश्यू कल्चर के द्वारा मुक्ति मिली है। अगला पॉइंट है कायिक संकर तैयार करना, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इस विधि में पादप कोशिकाओं को एंजाइमों द्वारा भित्ति रहित किया जाता है, ठीक है। कोशिकाओं का जो भित्ति है उसको हटा देते हैं और भित्ति रहित नग्न कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। दो भिन्न किस्मों या वंश के जीव द्रव्यों का संलयन फिर इसी मीडियम में कराया जाता है और इससे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया जाता है जिसे साइब्रिड या संकर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को साइब्रिड कहते हैं या संकर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कहेंगे या साइब्रिड कहेंगे। संकर प्रोटोप्लास्ट से कायिक संकर प्राप्त होते हैं, फिर ये प्रोटोप्लास्ट से बाद में पूरा पौधा बनता है। इस विधि द्वारा अंतरजातीय और अंतरवंशी यानी दो जातियों के बीच और दो वंशों के बीच भी बीच के पौधे लेकर भी संकर बनाए जा सकते हैं जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। आलू और टमाटर के बीच अंतरजातीय कायिक संकरण द्वारा पोमेटो या टोपेटो बनाया गया है। नीचे से पटेटो लगेंगे उसमें और ऊपर से टमाटर, ठीक है। यानी पोमेटो में क्या होता है? ऊपर से टमाटर, ऊपर वायवी हिस्से में टमाटर और अंडरग्राउंड पटेटो, आलू, यानी फायदा हो गया, ठीक है। और नीचे हमको आलू मिल जाएंगे और ऊपर हमें टमाटर मिल जाएंगे। यानी इस तरीके से इम्पॉसिबल चीजों को भी इससे हम पॉसिबल कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो है पादपों की संख्या में शीघ्र वृद्धि करना। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय में अधिक से अधिक पादप बनाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा दुर्लभ प्रजातियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। जिन पादपों में प्राकृतिक या परंपरागत कृत्रिम प्रजनन विधियों द्वारा प्रजनन करने में बाधा उत्पन्न होती है तो उनको सूक्ष्म प्रवर्धन कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे ऑर्किड, ऑर्किड बहुत ही रेयर प्लांट इसलिए है क्योंकि नेचुरल कंडीशन में इसमें ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। जैसे इसकी सीड की वायबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब जितने बीज गिरते हैं उसमें से बहुत कम अंकुरित होते हैं। तो इन सब कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर क्या है? बेसिकली टिश्यू कल्चर ये है कि हम सिंपल शब्दों में समझिए, हम किसी पौधे का एक हिस्सा लेते हैं जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। वो हिस्सा एक कोशिका भी हो सकता है, कोई ऊतक भी हो सकता है, कोई अंग भी हो सकता है और यानी कोई भी एक भाग ले लेते हैं जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। फिर हम उसे आर्टिफिशियल कंडीशंस में पोषक माध्यम में कल्चर करते हैं, उगाते हैं और इससे हम बहुत कम समय में बहुत सारे पौधे प्राप्त कर सकते हैं जो रोग फ्री भी होते हैं, मतलब डिजीज फ्री भी होते हैं, रोग मुक्त भी होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की।
सिंगल सेल प्रोटीन की। मानव और पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या भूख और कुपोषण से ग्रस्त है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका ऑल्टरनेट देखा जा रहा है। मानव आहार में जैसे मांसाहार भी है और धान्य फसलें, मतलब जो हमारे अनाज है, उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। तो क्या होता है कि पशु फार्मिंग, जो हम पशु फार्मिंग करते हैं, उनके द्वारा 1 किलोग्राम मांस के उत्पादन के लिए 3 से 10 किलो अनाज की जरूरत होती है। अगर मांस उत्पादन पशु करेंगे तो वो भी तो कुछ खाएंगे ना। तो अगर वो 1 किलोग्राम मांस का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें 3 से 10 किलोग्राम अनाज की आवश्यकता होती है, अनाज चारा जो भी है। ठीक है, और यानी अनाज भी एक तरफ लग रहा है, मांस भी एक तरफ, मांस पैदा करने के लिए हमको अनाज भी चाहिए। बहुत ही ज्यादा प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल खाद्यान्न जो है, गेहूं, चावल या मांस, इन सब के ऊपर। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला है सिंगल सेल प्रोटीन के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं को भोजन और चारे के रूप में काम में लाया जाता है, जिन्हें सूक्ष्म जैविक प्रोटीन कहते हैं। सामान्यतः ये एकल कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में शैवाल, तंतुमय कवक, खमीर एवं जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरुलिना, क्लोरेला, सेनेडेस्मस आदि मुख्य है। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो इतना खाना तो लेके नहीं जाते साथ में, तो वो भी क्लोरेला और स्पाइरुलिना यानी सिंगल सेल प्रोटीन को ही एज अ फूड वहां पर खाते हैं। बच्चों, स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। इसको घास फूस और या पशुओं की खाद या जो हमारा सीवेज है उसके ऊपर आसानी से उगाया जा सकता है। बच्चों, जैसे 250 ग्राम जो सूक्ष्म जीव है वो एक दिन में 25 टन प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। 25 टन प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि एक गाय, अगर 250 किलो की गाय है, वो एक दिन में केवल 200 ग्राम प्रोटीन का ही उत्पादन कर पाती है। देख रहे हैं आप कितना अंतर है। यानी बढ़ती हुई खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन एक अच्छे विकल्प के रूप में लोगों के सामने आया है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में अगर हम प्रयोग करेंगे तो उनके प्रोटीन को हम यूज में करेंगे तो उसे हम एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जीवाणु और ये सब जो सिंगल सेल वाले हैं, इसीलिए इनको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। उत्तम नस्ल के पशु व पादप किस्मों का विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल है। जैसे इंजीनियर्स होते हैं ना, वैसे ही जो जीन्स के इंजीनियर्स होते हैं, यानी जो जीन के स्ट्रक्चर में फेरबदल करते हैं, किसके लिए, हमारे फायदे के लिए, तो उसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा किसी भी वांछित जीन को, जिसको हम चाहते हैं, किसी भी पादप या जंतु कोशिका में प्रवेश कराकर वांछित गुणों और वांछित लक्षणों वाले पादप और जंतुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पादप या जंतुओं को ट्रांसजेनिक पादप या जंतु कहते हैं, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जीएमओज भी कहते हैं। किनको, जैसे कोई सामान्य पादप है, ठीक है, अगर हम उसमें कोई नया जीन बाहर से डाल दें तो उसकी क्या होगी, जीन क्या होगी, मॉडिफाइड होगी, तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक पादपों और जंतुओं का निर्माण कर मानव तथा पशुओं की सभी प्रकार की खाद्य समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटर। अमूमन टमाटर क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना,
1994 में ये टमाटर विकसित किया गया। इसकी खास बात थी कि ये बहुत अधिक स्वादिष्ट था और काफी समय तक खराब नहीं होता था। दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गोल्डन राइस क्या है? ये ऐसा राइस है, ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये विटामिन ए से भरपूर चावल है। अगला है सुपर पोटैटो, प्रोटीन से भरपूर आलू। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में विकसित किया गया है। इस आलू में रामदाना होता है, एमरेंथस, उसका प्रोटीन बनाने वाला जीन डाला गया। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और सोचो अगर आलू से हमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलने लगे तो कितनी अच्छी बात है ना। यानी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी क्रॉप्स बना रहे हैं जिससे हमें बहुत अधिक फायदा हो रहा है। ट्रांसजेनिक जंतु, जीन स्थानांतरण द्वारा जंतुओं में वांछित गुणों को उत्पन्न किया जा रहा है जिससे खाद्य संबंधी समस्याएं हल हो सकती हैं। जैसे पशुओं में दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण विभिन्न जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और पादपों से किया जा सकता है। यानी टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ऐसे नए नए टर्म्स और टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम जीन्स तक में पहुंच गए हैं और जीन्स में हम उलटफेर करके अपने फायदे के लिए बहुत सारी ऐसी किस्मों का विकास कर रहे हैं जिससे कि हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन बच्चों इसके कुछ दुष्प्रभाव भी कभी कभी सामने आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन फिलहाल हम उसके सुखद पहलू की बात करें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनसे सॉल्व हुई है। तो ये टेक्निक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।